नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है। आप लोग क्लास 12th की हिस्ट्री की सीरीज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देख रहे हैं। चैप्टर 11 है, जिस चैप्टर का नाम है रिबल्स एंड द राज। टर्म 2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो ये सभी चैप्टरों में से बहुत ही बढ़िया, यूपीएससी के लेवल के लिए बहुत जानदार, और यूपीएससी के जो प्री के बाद मेंस वाले एग्जाम आते हैं ना, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से फंसते हैं। तो इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी बेस तो कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि आप उससे भी थोड़ा सा हटके चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चैप्टर को अगर आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर्स नहीं बन पाएंगी, और हो सकेगा तो आप शायद से उसको अंडरस्टैंड भी ना कर पाओ। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये पता कर पाएंगे कि चैप्टर में स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, बट उस तरीके से एनसीईआरटी वालों ने स्टार्ट नहीं करी है। दैट इज वे तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें होती हैं वो सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करके बताया जाता है उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 को। चैप्टर का नाम रिबल्स एंड द राज है। ये वो चैप्टर है जिसमें बताने की आपको कोशिश करी जा रही है कि अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पहली ऐसी क्रांति हुई थी, लेकिन वो क्रांति किस कारणवश फेल हो गई। फिर अंग्रेजों ने कितने सालों तक, फिर हमें 200 सालों तक गुलाम बना दिया, और वही चीज हम देखने जा रहे हैं। अगर ये क्रांति हो जाती ना, तो बाबा ये सारे लोग चले जाते, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे अंग्रेज लोग सब चले जाते अगर ये क्रांति सक्सेसफुल हो जाती। तो देखते हैं पूरे चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम नोट्स अवेलेबल कराते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज, और साथ में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग अवेलेबल हैं। हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, चैप्टर आगे चलते हैं। मेन इंट्रोडक्शन में चैप्टर का मंगल पांडे से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिन्हें इतिहास में सब भूल जाएंगे लोग। मैं कह सकता हूँ कि लोग और भी लोग हैं जिनको याद रखते हैं लोग, बट मंगल पांडे का दिमाग जब नाम आता है ना, तो हम फिर हमारे दिमाग में वो सारे के सारे लोग घूमने लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब फिर पता नहीं कितने सारे लोग हैं ना, फिर भगत सिंह है, बहुत सारे लोग हैं। बट ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट करी थी। पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा। रिवॉल्ट 1857 का था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। ये बिगन हुआ था सिपाही की म्यूटिनिटी के द्वारा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं, भारतीय जो सिपाही थे उनके विद्रोह के द्वारा शुरू हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। मतलब कि ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहीं ना कहीं अंदर बसा हुआ जो तूफान था, वो इस मंगल पांडे की तबाही के बाद, मैं कह सकता हूँ उनको जब उनको फांसी चढ़ा दी गई, तो उसके बाद लोगों के मन में जो ज्वाला फूट रहा था ना, देन फाइनली वो निकल आया। तो मैं इस चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेन ये स्टोरी है, मेन ये थीम स्टोरी है पूरे चैप्टर की। मंगल पांडे ने शुरुआत करी, फैला कैसे, खत्म कैसे हुआ, फिर वो जैसे वीडियो के पार्ट आते चले जाएंगे तो उसमें सारी चीजें आपको एनालाइज होते हुए पता चल जाएगी। बट मैं इसमें स्टोरी को सीक्वेंस वाइज चलाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कब क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो एनसीईआरटी बुक में मिस है, तो बच्चों के दिमाग से परे हो जाती है कि इसके बाद क्या हुआ था, समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का रिवॉल्ट जो इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले एक बैटल हुआ था 1757 में बंगाल के अंदर। सिराजुद्दौला, मीर जाफर उनके हेड, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बनने वाले व्यक्ति, उस टाइम पीरियड पे बैटल हुई थी, और मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर्स में, मैंने इनके बारे में जिक्र करा हुआ है। सोचिए यहाँ पे एक तरफ 4000 सिपाही, एक तरफ 4000 सिपाही, ऐसे बोले जाते हैं 4000 5000 सिपाही किसके, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के, और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 400 सिपाही। लेकिन फिर भी बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया जाता है। सोचिए पहला युद्ध हमारी ही धरती पे लड़ा गया, हमारे ही लोगों से लड़ा गया, और हमारे लोगों के साथ मिलके हमें ही हरा रहे हैं। तो सोचिए ये बैटल ऐसा था। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी चालाक थी, और उन्होंने बंगाल कैप्चर करा, देन मुंबई कैप्चर करा, देन पता नहीं क्या क्या सभी लोगों को हराते चले गए, और देन फाइनली
1857 में बैटल होता है 100 साल बाद। गुस्सा होता है ना, एकदम से निकलता नहीं है, तो 100 साल बाद गुस्सा निकला लोगों का, सोचिए। और अगर ये बैटल नहीं हुआ तो इसीलिए कहते हैं ना, अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाया, तो 200 साल तक गुलाम बनाने का कारण ये था। अगर आप यहाँ से देखें 1757 से देखें तो वहां से गुलामी बनने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी, जो लास्ट 1947 में जाके खत्म हुई थी। तो इसलिए लगभग 200 साल बोला जाता है कि 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम करा। अगर ये बैटल जीत जाते हम लोग, अगर ये क्रांति हो जाती, तो हम 100 साल बच जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे इतना तो आपको एक इमेज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में। विद्रोह लोगों का मानना है कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स आपकी बुक में मेरठ ही लिखा हुआ है और मैंने भी मेरठ ही लिखा हुआ है। यहाँ पे द फर्स्ट स्टार्टेड इन द टाउन ऑफ मेरठ। मेरठ में सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट हुआ। लेटर इट वाज इरप्ट इन द अदर म्यूटनीज, मतलब अलग अलग जगह विद्रोह देखने को मिला। पहले मेरठ, फिर सहारनपुर, फिर अंबाला, फिर दिल्ली, फिर अलीगढ़, मथुरा, अजमेर, कराची, ग्वालियर, झांसी, औरंगाबाद, सूरत, मुंबई, कटक, कोलकाता, ये सटगांव, सब जगह। ये तो मेन जगह थी, ये तो हीट जोन बने हुए थे पूरे के पूरे, ये हीट जोन बने हुए थे पूरे के पूरे। लेकिन जहां तक मेरे को पता है ना, पहला हुआ तो शुरुआत मेरठ में, पहला मेरठ में शुरुआत हुआ। लेकिन मंगल पांडे मेरठ से थोड़ी ना थे, मंगल पांडे मेरठ से थे ही नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। अब देखिए मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। यहाँ से देखिए, मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है। रीजन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट, कारण और किस तरीके से इसका विस्तार हुआ रिवॉल्ट का, वो देखिए। देखिए यहाँ पे हुआ है कि 19 मार्च को बंगाल की एक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बोला था। इन्फेंट्री होते हैं ना जो वो वाले योद्धा होते हैं जो धरती के ऊपर लड़ते हैं, मतलब मेन तो आर्मी होती है, मेन आर्मी होती है, उन आर्मी को सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें इन्फेंट्री बोलते हैं। जो जमीनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना, वो बोलते हैं। तो बंगाल के अंदर एक इन्फेंट्री थी, ठीक है ना, जैसे बहुत से केवी स्कूल में होता है, स्क्वाड्स होते हैं, 7 दिल्ली बटालियन, 6 दिल्ली बटालियन, 5 दिल्ली बटालियन, 505, ऐसे नंबर होते हैं हर जगह। आप दिल्ली में चले जाइए, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ कैंटो में आर्मी का नंबर होता है कि ये 507B वाली आर्मी है। ऐसे ही बंगाल के अंदर 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके अंदर के मंगल पांडे एक सिपाही थे। अब मंगल पांडे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे और मंगल पांडे डेली सुबह उठते थे डायरेक्टली घाट पे जाके नहाना, किसी को नहीं छूना, क्योंकि ब्राह्मण पंडित होते हैं, जनेऊ कान में डालना, जो भी करते हैं वो सब करना, नहा धो के अपना वापस आ जाना। लेकिन रास्ते में ना उस टाइम पीरियड पे झाड़ू लगाने वाले बंदे को भी अगर वो छू ले, या बंदा वो भी उन्हें छू ले, तो वहां पे ना वो अपने आप को अछूत मानते थे। क्योंकि ब्राह्मणों के और शूद्रों के बीच में ना शुरुआती समय से ये सिस्टम, कास्ट सिस्टम वाला बहुत टाइम पीरियड से चलता आ रहा है और आज भी समाज के अंदर थोड़ा बहुत गाँव जैसे देहाती जैसे इलाकों में देखने को मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है, जब हिस्टोरियन ने इसको पढ़ा, जब हिस्टोरियन ने इसको लिखा, तो उन्हें समझ में आया कि यार अगर मंगल पांडे के दिमाग में ये चीज आई कि वो मना कर दे अंग्रेजों को, सिपाहियों का खून कर दे, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी कि बंदा सुबह नहाने जाता था घाट के अंदर। फिल्मों में दिखाया हुआ मंगल पांडे, अगर मूवी देखी है, इस पिक्चर को, इस पूरे चैप्टर को समझना तो मंगल पांडे मूवी जरूर देखिएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, उसे जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। सुबह नहाने जाते थे, नहाने के बाद किसी बंदे ने, झाड़ू लगाने वाले बंदे ने उसको छू लिया। उस टाइम पर स्वीपर था और स्वीपर ने उसको छू लिया, तो उनको लगता था कि इस स्वीपर ने छू लिया तो अछूत हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। अब यहाँ से ना कहानी स्टार्ट होती है। किसी भी टेक्स्ट बुक में, किसी भी एनसीईआरटी में उस बंदे का नाम नहीं बोला हुआ, और इसी वजह से ना ये चीज आज तक छुपी हुई है ना। झांसी की रानी मेन थी, लेकिन झांसी की रानी के साथ सपोर्ट लड़ने वाली झलकारा बाई थी, वो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता। लेकिन उस बंदे ने ये कहा मंगल पांडे को कि अगर मेरे छूने से तू अछूत हो जाता है, तो जिस बटालियन में तू काम करता है, मतलब 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तू काम करता है, तो सोच वहां तो जहां पे जो तू कारतूस डेली यूज करता है ना, उस कारतूस के ऊपरी हिस्से में तो सुअर की चर्बी का लेप लगा होता है, और उस तू कार्ट्रिज का इस्तेमाल करता है, और जब तू अछूत नहीं होता है। तो यहां से मंगल पांडे के दिमाग में एक वो हो गया कि मतलब इतने सालों से मेरा धर्म भ्रष्ट कर जा रहा है। सोचिए, ये चीज तो है ही ना। जब सोचिए कि 84 के कांड के टाइम पीरियड में सरदारों के टेम्पल्स पे इंदिरा गांधी की सरकार ने अटैक कर दिया था, तो उनका कितना ज्यादा रिलीजन को लेके एक वो हुआ था, मतलब एक उनका, मतलब कैसे तो पेशेंट टूट गया था और इंदिरा गांधी को ही हत्या कर दी। सोचिए, पीएम की हत्या कर दी। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ कि धर्म को लेके अगर आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पे सेम यही चीज हुई
कि मंगल पांडे के धर्म को लेके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको रिगार्ड फील हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ उसे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके मन में वो चीज़ आ गई थी, उसके मन में वो चीज़ आ गई थी, इसलिए मंगल पांडे ने 29 मार्च को, सिपाही था, उसने पूरी तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ना उनका कमांड मानने से मना कर दिया। इसने हमने कमांड मानने से मना कर दिया, और उस टाइम पीरियड पे ना जब कमांड मानने से मना कर दिया, उसने एक सिपाही को मार दिया, सिपाही को मार दिया, एक हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि तुम चर्बी, सुअर की चर्बी लोगों को खिलाते हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और लोगों को पता भी नहीं था। इवन ऐसा कहा जाता है कि आटे के अंदर सुअर की चर्बी और गाय की हड्डियां मिलाई जाती थी, जो बिल्कुल गलत था, ऐसा होता था पाउडर बना के। और यहाँ पे 8 अप्रैल को तुरंत ही पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिपाही को, ज़्यादा समय नहीं लिया, यहाँ पे 29 मार्च की बात थी, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को चढ़ा दिया गया फांसी पे। 29 साल की मात्र उम्र में, 29 साल की मात्र उम्र में मंगल पांडे को चढ़ा दिया गया फांसी। अब जब मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया ना, तो बहुत जगह ये अफवाह फैल गई, बहुत जगह ये अफवाह फैल गई। 6 मई तक तो ये अफवाह इतनी धुएं की तरह फैल गई, 6 मई 1857 के टाइम पीरियड पे, कि सुअर की चर्बी और गाय की हड्डी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यार सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम है, और गाय का मांस खाना है, गाय की हड्डी खाना, उससे बना हुआ चूरन आटे में डाला जा रहा है, और वो हिंदुओं के लिए हराम है ना, सभी के लिए अलग अलग सिस्टम है। तो वहाँ पे फिर बहुत सारी बटालियंस ने, मतलब वहाँ पे बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, मेरठ में, क्योंकि अब तक तो अंग्रेजों ने पूरा कैप्चर कर लिया था ना, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था हम लोगों ने, वहाँ सभी लोगों ने मना कर दिया कि वो उनकी जो राइफल होते हैं वो नहीं चलाएंगे। अब राइफल नहीं चलाएंगे तो भाई अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो राइफल नहीं चलाएंगे तो फिर होगा काम कैसे, तो उनके राइफल जब्त कर लिए गए, जब्त इन द सेंस उनसे छीन ले गए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ये भड़क जाएंगे तो उन्हीं राइफल से अंग्रेजों को मार देंगे। तो इसलिए 6 अगस्त में छुटपुट खबरें सुनने को मिली, लेकिन जब बुरा हुआ, जब 6 अगस्त में खबरें सुनने को मिली और अंग्रेजों को डिसओबेंस होने लग गया, अंग्रेजों की कमांड को नहीं मानने जाने लग गया, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया। जब बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया तो ज़्यादा दिनों तक ये प्रेशर रुका नहीं, 10 मई को ये प्रेशर टूट गया, 10 मई को ये प्रेशर टूट गया, और लगभग आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है, ये है मेरठ की बात, ये है मेरठ की बात। बंगाल से शुरू हुई थी, मेरठ पे कहानी आके खत्म हुई, और यहाँ से मेरठ में पहली बार रिवॉल्ट टूटा। मंगल पांडे ने रिवॉल्ट तोड़ तो दिया था, लेकिन मंगल पांडे अकेला था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और ये अफवाह इतनी तेजी से फैली, इतनी, देखो इंडिया है, इंडिया में तो अधिकतर ना क्या क्या यूट्यूब पे क्या क्या फेमस हो जाता है। आई मैं आपको अपनी वीडियो फेमस करने के लिए कहूँगा, आप मेरी वीडियो फेमस नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ाई वाली, एंटरटेनमेंट वाली है ना, एंटरटेनमेंट वाली वो चीज़ें, वो इंस्टाग्राम पे जो नाचते हैं वो लोग, वो ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि 1 सेकंड की, 2 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इतना समझाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ऐसी सेम ये अफवाह थी, ये अफवाह ऐसी थी जो धर्म पे बेस थी, धर्म पे बेस है, तो ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर सेंटिमेंटल हो गए, और सेंटिमेंटल होने की यहाँ पे मेरठ लोग है ना, मेरठिया लोग यार गुस्से वाले होते हैं। मतलब आपको पता है कि सहारनपुर मेरठ के लोग वैसे अल्लड़ बुद्धि होते हैं भाई, कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सेम है, सेम मेरठ में सेम यही केस हुआ। और मेरठ में भी आपको पता है यार, पहले भी अगर इतिहास उठा के देखें तो हस्तिनापुर तो वहीं बसा हुआ था, मेरठ में ही है ना, आपने 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ था। तो एग्रेसिव लोग तो शुरू से थे, अग्रेसिव लोग शुरू से थे, वही खून में चला आ रहा था, इसलिए मेरठ के अंदर पहले ये फूट गया बवाल। और यहाँ पे लगभग आफ्टरनून में बहुत सारे कंटोनमेंट रीजन के बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया गया। मारने के बाद बहुत सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ चले गए। देन फाइनली दे डिसाइडेड कि भैया अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ना है, इन्होंने तो हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ 10 तारीख को हुई, इसलिए 10 मई 1857 इज द डेट ऑफ रिवॉल्ट। फाइनली बहुत सारे लोग भाग के आ जाते हैं कहाँ पे, रेड फोर्ट में, क्योंकि मेरठ से रेड फोर्ट आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2.5-3 घंटे का सफ़र है, आराम से आप आ सकते हो। लेकिन उस समय घोड़े पे आए थे या पैदल आए थे, कैसे आए थे, ज़्यादातर घोड़ों पे आए थे लोग। और यहाँ पे उनके लिए बादशाह सलामत आज भी मुगल के वही राजा थे जो मुगल इतने समय तक राज कर रहे थे। और मुगल के लास्ट क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर इतने बूढ़े हो चुके थे। रेड फोर्ट पहुंचे वो लोग, गेटवे ऑफ रेड फोर्ट पहुंचे, और यहाँ पे मॉर्निंग में सिपाही वहाँ पे अराइव कर गए। यहाँ पे दोपहर में मारा, दोपहर में मार के निकल गए, और पूरा का पूरा दिल्ली विल्ली जो था वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो 85 समथिंग की एज की थी उनकी, उनसे रिक्वेस्ट करा कि भैया आप अब हमारे पूरे के पूरे इसको संभालिए, ये सारा का सारा सिस्टम संभालिए, क्योंकि भैया हमने अंग्रेजों को मार दिया है, उन्होंने ऐसे ऐसे फलाना करा। अब यहाँ पे वो रमज़ान पढ़ के आए थे, रमज़ान का टाइम था, उन्हें पता नहीं चला कि इतने सारे लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए, इतने सारे लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए। तो शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मना करेंगे भाई, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो बूढ़े थे, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है बैकग्राउंड में,
अब जाएंगे हम थोड़ा सा पीछे कि किस तरीके से शुरुआत तो सैनिकों से हुई थी, शुरुआत सैनिकों से हुई थी, लेकिन बाद में फिर किस तरीके से सारे के सारे राजा, जमींदार, किसान, उसके बाद सैनिक, सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए। फिर फाइनली सभी लोग आ गए तो सभी लोगों ने फिर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। तो इसीलिए बोला जाता है कि विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, विद्रोह का राजनीतिक कारण था, मिलिट्री कारण था, सोशल कॉज था, इकोनॉमिक कॉज था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था और लास्ट में रिलीजियस कॉज था। मतलब अब यह है यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है। यूपीएससी में थोड़ा सा बड़ा लिखना है, समझदारी से लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है। ऐसे ही 12th क्लास के अंदर आपको सेम वही चीज़ लिखनी है, बस लिखने के थोड़े पैटर्न बदल जाएंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और मैं उसी लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, बुरी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके सारे रीजन कि इमीडिएट कॉज तो हमें पता है कि मिलिट्री कॉज था, इमीडिएट कॉज था मिलिट्री कॉज, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और वहाँ पे बवाल नहीं फूटा था, वहाँ पे बवाल नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग एकदम से बोल नहीं पा रहे थे कि अंग्रेजों को हराना तो कैसे हराए। पहला किसी ने अटैक कर दिया ना, एक बार पहला मार दिया किसी ने तो फिर तो जनता टूट पड़ती है, फिर तो हो जाता बवाल। तो पॉलिटिकल कॉज देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज में दो कॉज मोस्टली बताए जाते हैं, ये आपकी बुक में बताया हुआ है लेकिन बहुत छोटा सा बताया हुआ है। एक बताया हुआ सब्सिडी अलायंस, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये है क्या? सब्सिडी अलायंस शुरुआती समय में अंग्रेज लोग करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज तो बहुत तेज थे शुरू से। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, मैं ये इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा बना लेता हूँ, मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि अंग्रेज लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं या बिहार में रह रहे हैं। बिहार के अंदर, बिहार मतलब वैसे तो खैर अभी अब अवध समझ सकते हैं, अवध लखनऊ। अभी लोग क्या करते थे कि हर किसी जितने भी वो होते थे ना देशी रियासत या कोई राजा, उससे सब्सिडी अलायंस करते थे। सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड वेजले था। एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉर्ड वेजले से पहले फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी व्यक्ति ने पहले ही बना दिया था, लेकिन इंडिया के अंदर ये इस टाइम पे लॉर्ड वेजले लेके आए थे। और 1798 से लेके 1815 तक ये सिस्टम उस टाइम पे किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड वेजले के द्वारा। और काफी लंबे समय तक चला था, काफी लंबे समय तक, क्या मैं कह रहा हूँ एंड तक चला था, काफी लंबे समय तक। क्या इसके सहायक संधि में क्या बोला जाता था? सहायक संधि बोलते सब्सिडी अलायंस को। इसमें बोला जाता था कि अंग्रेज अपने सहयोगियों को साथ बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। होता क्या था, मान लीजिए कि बंगाल का हिस्सा कैप्चर कर लिया गया है। बंगाल का हिस्सा किन्होंने कैप्चर कर लिया था? अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, हमने देखा था। और इन लोगों ने इस राजा से एक तरीके का क्या कर लिया? संधि कर ली। ये कहा कि भाई ये बंदा ना तेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तू हमारे साथ संधि कर ले, सब्सिडी अलायंस कर ले, हम तेरी मदद करेंगे, हम तेरी मदद करेंगे, सब्सिडी अलायंस कर ले हमारे साथ। सब्सिडी अलायंस में शर्तें बोलते थे कि अगर तूने ये शर्त तोड़ी तो हम तेरी टेरिटरी ले लेंगे। इस तरीके से उन्होंने जमीनें छीनी लोगों की। पहली टेरिटरी कैसे एनेक्स हुई? ऐसी तो एनेक्स हुई। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम लोग तेरे को अपने सैनिक दे देंगे, हम लोग तेरे को अपने सैनिक दे देंगे, इस सैनिक का इस्तेमाल तू कर, इस सैनिक का तो इस्तेमाल कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे को टेरिटरी दे देंगे, लेकिन इस टेरिटरी के अंदर अगर तेरी प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो तेरे को हमारी बातें माननी पड़ेगी। बातें ये थी। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी दूसरी सहयोगी पक्ष की इसकी ज़मीन पे तेरी अपनी खुद की आर्मी नहीं होगी, तेरी अपनी खुद की आर्मी नहीं होगी, हम अपनी आर्मी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम तेरे को अपनी आर्मी दे रहे तो हमारी सैनिक टुकड़ियों की रखरखाव तेरे को करना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर तुझसे किसी दूसरे शासक से तू बातचीत करता है, मान लीजिए ए शासक है या बी शासक है, अगर तुझसे बातचीत करता है तो हमसे पूछ के करेगा, हमारी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। इस तरीके से पूरे गुलाम हो गए। इसमें से कोई भी रूल तोड़ा तो हम तेरे को तोड़ देंगे, क्योंकि तेरी खुद की आर्मी है नहीं, तेरी जगह पे हमने अपनी आर्मी भेज दी है और हमारी आर्मी की देखरेख तू कर रहा है। अब सोचिए लगान मूवी में क्या था, लगान मूवी में यही तो था, मतलब राजा ही नहीं बोल पा रहा है उसको, तो ये सीन था यहाँ पे। तो इस तरीके से सब्सिडी अलायंस पूरी तरीके से राजाओं के लिए बहुत बुरा था। दूसरा, चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बनाया गया कि ये बोला गया कि कोई भी राजा जिसके मरने के बाद उसका अपना खुद का लड़का पुत्र नहीं होगा, मतलब कोई भी राजा अगर उसका लड़का वारिस नहीं होगा और उसके वारिस कोई संतान ही नहीं है तो उसका किंगडम हमें मिल जाएगा। शादी होने के बाद बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसकी ज़मीनें हमें मिल जाएगी। और इसमें से कौन कौन से? सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, इवन झांसी भी उनमें से एक था। इन सभी को ऐसे कैप्चर करा गया। क्यों? क्योंकि जो झांसी थी उनके हस्बैंड का नाम क्या था? गंगाधर राव था ना उनका नाम, गंगाधर राव। और वो तो ऐसे ही मर गए थे, उनका तो कोई बेटा नहीं था। उन्होंने गोद लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र लिया था आनंद राव को। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग आनंद राव तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानते।
और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इस वॉर के अंदर आई, वो इस रिवॉल्ट के अंदर आई कि उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुम झांसी मेरे से ले लोगे, इसलिए कहा इन्होंने मेरी झांसी में नहीं दूंगी, आपको रिवॉल्ट करना पड़ेगा। अब रिवॉल्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन लड़े कैसे, एकदम से लड़ तो नहीं सकते ना। यहाँ पे जब अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे जब वॉर हो गया, मतलब मेन रिवॉल्ट फूट गया मेरठ के अंदर, तो दिक्कत होगी। अब ये इकोनॉमिक रीज़न भी है, ठीक है, और भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर इस वीडियो के पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कानपुर में क्या हुआ था, ये सब क्या हुआ था, वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी रिप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।